Hello, good morning, students. Hi, this is Prem Kumar Prasad, and I'm just going to tell you about the syllabus for multidisciplinary sociology, that is MDC. Okay, so I'll start with the first few things that would tell you how to score marks and what is the total marks that you will get in MDC. Okay, so MDC में आप लोगों को कितने नंबर का होगा, इंटरनल कितना है, एक्सटर्नल कितना है, ये सब सारी चीजें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ MDC जैसे कि इसे मल्टीडिसिप्लिनरी सोशियोलॉजी कहते हैं, ये टोटल 75 नंबर का है, 75। पास मार्क्स 30 पे है, लेकिन आप लोग कॉन्सेंट्रेट करोगे हाईएस्ट मार्क्स लाने की। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। और ये जो सिलेबस है, ये सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों के लिए सेम। ठीक है, क्योंकि MDC सब्जेक्ट जो है वो आपको हर सेमेस्टर में चेंज करना पड़ता है। लेट्स से अगर फर्स्ट सेमेस्टर में किसी का सोशियोलॉजी है MDC, देन सेकंड सेमेस्टर में वो सोशियोलॉजी नहीं रख सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेम है सिलेबस फॉर सेमेस्टर 1, 2 और 3, जिसका भी सोशियोलॉजी MDC वाला सब्जेक्ट होगा। ठीक है, नाउ द सेकंड स्लाइड दैट वुड टेल यू दैट कितने क्वेश्चंस होते हैं इसमें और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को दो भागों में बांटा गया है। देयर विल बी टू ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस। ग्रुप ए जो है उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, जो तीनों क्वेश्चन का जवाब देना, आंसर देना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसमें आप लोगों को एक एक लाइन, दो लाइन, 1 लाइनर, 2 लाइनर, इस तरीके से जवाब देना होगा। ठीक है, इसको मैंने हिंदी में भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रेजेंट करा हुआ है, तो आप हिंदी में भी समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 and 3 will be short answer type of 5 marks each, and group B में will contain descriptive type, जो long answer type होंगे। 7 questions होंगे 15 marks के, out of which any 4 are to be answered. Okay, सिर्फ 4 ही के जवाब देने हैं। And there may be subdivision in each question of group B. Group B में जो questions होंगे, जो long वाले होंगे, उसमें हो सकता है कि एक question के अंदर में 2 क्वेश्चन हो, A और B करके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड में इसको हिंदी में समझते हैं। परीक्षा में 2 भाग होंगे, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A छोटे सवाल का 15 अंक का होगा, जो 3 सवाल होंगे। ठीक है, तीनों का जवाब देना आपको जरूरी है। सवाल 1 जो होगा वो बहुत ही छोटे छोटे सवाल होंगे, 1 नंबर के 5 सवाल। यहाँ पर 5 सवाल 1 या 2 लाइन में देना होगा, जैसे कि समाजशास्त्र क्या है, परिवार क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड सवाल 2 और 3 ये छोटे उत्तर वाले होंगे, जो 5 नंबर के होंगे। इनको लगभग लगभग 100-150 शब्दों में लिखना होगा। एंड ग्रुप बी में कोई टोटल 7 सवाल होंगे, जिसमें 4 सवाल आपको हल करने होंगे। ओके, तो अब हम लोग आते हैं इसके कोर्स कंटेंट पे कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना होगा। जैसे कि यूनिट 1 में आप लोगों को सोशियोलॉजी का डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, इसकी परिभाषा, इसके रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस, अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र, एंड इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया में समाजशास्त्र का क्या महत्व है। तो हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में समझाने की कोशिश करी है। इसके सिलेबस को आप लोग आराम से किसी नोटबुक में उतार लेना। ठीक है, नाउ यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में आप लोगों को 4 चीजें पढ़नी होंगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का, जैसे कि सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह, डेफिनेशन, परिभाषा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, मुख्य विशेषताएं एवं प्रकार। सेकंड नंबर पे है फैमिली, परिवार, परिवार की परिभाषा, इसकी मुख्य विशेषताएं, इसके प्रकार, और जो रिसेंट चेंजेस हुए, हाल में जो बदलाव हुए हैं परिवार में, वो सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है। कैसे पहले न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हुई, ये आप लोग अक्सर भी देखते होंगे। नाउ कल्चर, संस्कृति,
इसकी भी मुख्य विशेषताएं, इसके प्रकार, संस्कृति और व्यक्तित्व, संस्कृति और सभ्यता। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण, अर्थ, इसके मुख्य प्रकार, महत्व, जाति और वर्ग। कल्चर में आप लोगों को विशेषकर ध्यान देना है कल्चरल लैग, कल्चरल लैग वाले पोर्शन पे, जिसको संस्कृति विलंब बोला जाता है। ये ऑकबर्ट के द्वारा दिया गया ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग फोकस कीजिएगा कल्चरल लैग थ्योरी पर। नाउ नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ जैसे जाति और वर्ग की विशेषता क्या है। तो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, एग्जाम में जब भी आप लोग किसी भी चीज का आंसर करते हो तो लास्ट में डायग्राम जरूर बनाना जो आंसर से रिलेटेड हो। इस तरह के डायग्राम्स जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये अगर आप लोग करते हो तो नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं, एंड एग्जामिनर जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो इस बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है, इन्होंने डायग्राम के थ्रू अपने आंसर्स को दर्शाया है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि जाति और वर्ग में क्या क्या विशेषताएं आ सकती है। तो इसको मैंने 4 पॉइंट्स के थ्रू समझाया हुआ हूँ। जैसे ये जाति खुली व्यवस्था है या बंद व्यवस्था है। इसका ये मतलब होता है, क्या जाति आप लोग बाय बर्थ, जन्म से ही जाति का लेबल चिपक जाता है, क्या इसको बदल सकते हो कभी भी अपने लाइफ में? नहीं बदल सकते हो, इसीलिए इसको बंद व्यवस्था कहा जाता है। और वर्ग जो कि एक खुली व्यवस्था है, वर्ग क्या है, आप अपने हिसाब से अपने क्वालिटीज, अपनी स्किल, अपनी पढ़ाई लिखाई, पैसा कमाकर आप लोग अपने वर्ग को, अपने क्लास को बढ़ा सकते हो। तो ये खुली व्यवस्था है, यहाँ पे सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। ना विवाह और व्यवसाय तय, पहले के जमाने में जातियों में उनके व्यवसाय को तय कर दिया जाता था कि फला जाति का के समुदाय के लोग फला काम ही करें। आज की डेट में ऐसा नहीं है। वर्ग जो भी जिस क्लास में है वो अपने वर्ग को अपने तरीके से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पढ़ाई के दम पर, पैसा के दम पर, अपने स्किल के दम पर, और अपने व्यवसाय को तय कर सकते हैं। विवाह में भी वैसा ही है। न परिवर्तन संभव है कि नहीं है, जाति में आप लोगों को पता है कोई परिवर्तन संभव नहीं है। आप लोग कुछ भी कर ले, जाति नहीं बदल सकते हैं। जाति बहुत ही रिजिड हो गई है, और ये अभी यहाँ का मुद्दा नहीं है जाति के बारे में, तो जाति के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूं कि जाति जो है जन्म से तय होती है, वर्ग नहीं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह की चीजों को आप लोग एग्जाम में दर्शा सकते हो। अगर एग्जाम में पूछा जाता है जाति और वर्ग की विशेषता बतलाएं, तो आप लोग थ्योरी पार्ट को बढ़िया से 1-1.5 पेज में एक्सप्लेन कर दो, और लास्ट में अगर ये डायग्राम बना देते हो, अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन और ये डायग्राम आप बढ़िया से प्रेजेंट करते हो, तो बहुत अच्छे नंबर, मैक्सिमम नंबर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करना, मैं अपने हर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ डायग्राम का सहारा जरूरी से जरूरी लेना, क्योंकि डायग्राम जो है वो आपके आंसर्स को प्रेजेंट करने में, एकदम ब्यूटीफुली तरीके से प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में आप लोग को सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव पढ़ना है। इसके परिभाषा को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। लेकिन मेन जो है यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, इस सामाजिक परिवर्तन में किस तरह से जो थिंकर्स हैं, जो सोशोलॉजिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने अपने अपने जो सिद्धांत दिए हैं कि किस तरीके से ये सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को समझने में हेल्पफुल है, किस तरीके से ये सोसाइटी को दर्शाता है कि समाज में इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। तो इन सब के बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है, आप इनको अच्छे से देखिएगा। और एग्जाम में अगर ये सिद्धांत पूछे जाते हैं तो आप अगर ये भी लिख दोगे
तो भी आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। जैसे विकासवादी सिद्धांत है, आप पढ़ लेना इसके बारे में, जिसको इवोल्यूशनरी थ्योरी बोला जाता है। चक्रीय सिद्धांत है, साइक्लिकल थ्योरी, और चक्रीय सिद्धांत पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप लोग इस सिद्धांत को जरूर पढ़िएगा। फिर संघर्ष सिद्धांत है, फिर कार्यात्मक सिद्धांत। ठीक है, एक एक लाइन से मैंने इनको बताने की कोशिश करी है, आप लोग देख सकते हैं। सेकेंड चैप्टर है इसका सोशल कंट्रोल, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट, मीन्स एंड एजेंसीज, मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। हिंदी रूपांतरण किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण के साधन और संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया, मानदंड और मूल्य। थर्ड है सोशलाइजेशन, समाजीकरण, इसके परिभाषा, इसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर योर एमडीसी सिलेबस। आई होप कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, और नोट डाउन करने के बाद आप लोग कभी भी इसके हर एक टॉपिक से मैं एक बढ़िया डिटेल प्रेजेंटेशन, डिटेल वीडियो बना के किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, किस तरीके से आंसर लिखना है, मैं जरूर से जरूर एक वीडियो लाके इसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर नोट कर लें। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर watching this, and please subscribe my channel as well so that I can bring another videos chapter wise। मैं अगला वीडियो जरूर लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।